आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद ही आप लोग इसे भूल पाएंगे। इस कहानी में एक लड़की को ट्रैप किया जाता है फॉरेन कंट्री में जॉब के जरिए। वो लड़की इस मायाजाल में इस तरीके से फंस जाती है कि वो फिर कभी उससे बाहर नहीं निकल पाती। फॉरेन कंट्री में जॉब के सुनहरे सपने देखने वाली वो लड़की असल में कभी नींद से जागी ही नहीं। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है बांकुरा वेस्ट बंगाल से। बांकुरा वेस्ट बंगाल में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आकांक्षा था। उसकी उम्र 22 साल थी। उसके घर में उसके माता पिता और एक उसका छोटा भाई रहता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी लड़की थी। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो अमेरिका में जॉब करे। सोशल मीडिया के इस दौर में लगभग सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो उसका भी फेसबुक वगैरह पे अकाउंट था। उसी एक फेसबुक के ज़रिए उसकी दोस्ती एक उदयन दास नाम के लड़के से हो जाती है। उदयन मध्य प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन उसने बताया था कि वो अभी इस समय अमेरिका में जॉब कर रहा है। उसके पिता पीके दास भेल यानी BHEL में अफसर थे और उसकी माँ इंद्रानी दास पुलिस में DSP थी। यानी कि कुल मिलाकर वो एक अच्छे घराने का लड़का था। जब उन दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी तो कुछ दिन तक तो वो दोनों फेसबुक पर ही चैटिंग वगैरह से बात किया करते थे। फिर फ़ोन पर बातें होने लगीं। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और वे दोनों एक दिन एक एयरपोर्ट में मिले। हालांकि उदयन देखने में कुछ खास अच्छा नहीं था। उसका रंग काला था, लेकिन आकांक्षा उसकी पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वे दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर और फिर कुछ दिन के बाद उदयन आकांक्षा से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है। वो दौड़कर अपना इनबॉक्स चेक करती है। वहाँ वाकई में एक अमेरिका की कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर होता है। वो बहुत खुश होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी जॉब अमेरिका में लग गई है। उसके घर वाले भी इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें भी उसके सपने के बारे में पता था। वो बैग पैक करती है और अपने घर वालों से कहती है कि वो कुछ दिन भोपाल में रहेगी। फिर 3-4 दिन के बाद 27 जुलाई 2016 को फ्लाइट से US के लिए निकलेगी। भोपाल पहुंचकर वो अपने घर वालों से बात करती है और बताती है कि कुछ पेपर वर्क रह गया है, वो करने के बाद मैं चली जाऊँगी। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 29 जुलाई की सुबह से ही उसका भाई उसे बार बार फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। उसके पापा भी उसे लगातार फ़ोन मिलाते रहते हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पाती। उन लोगों ने सोचा कि वो बिज़ी होगी, नई जगह है, नई जॉब है, अलग टाइमिंग के कारण वो बात नहीं कर पाई होगी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद उसके भाई के पास उसका मैसेज आता है कि वो अच्छे से पहुंच गई है और वो अमेरिका में बहुत खुश है। और वहीं के बारे में वो सब कुछ बताती है, लेकिन अपने घर वालों के बारे में कि वो कैसे हैं या कोई और बात कुछ नहीं लिखा था मैसेज में उसने। घर वाले बेहद खुश थे। उसे तुरंत फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। इसी तरह वो हमेशा इंडिया के नंबर से ही मैसेज करती, लेकिन फ़ोन पे कभी बात नहीं करती थी। वो उदयन के साथ ली गई अमेरिका की तस्वीरें भेजती, मैसेज करती। घर वाले परेशान रहते। उन्हें लगता कि उनकी बेटी आकांक्षा अमेरिका में जाके बदल गई है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। 15 जुलाई 2016 को उसने अपने भाई को मैसेज किया कि वो घर आ रही है, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। उसने दिल्ली से हावड़ा की एक टिकट निकाली थी 18 जुलाई की। ये सुनकर उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है कि वो वापस आ रही है। खैर 19 जुलाई को उसके घर वाले उसके आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो नहीं आती। उसके घर वाले फिर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बार बार आकांक्षा को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। रात को उसके भाई के पास फिर एक मैसेज आता है कि वो नहीं आ सकेगी, यहाँ कुछ हुआ है। वो बताती है कि यहाँ उसके बॉयफ्रेंड उदयन का एक्सीडेंट हो गया है और उसे इस हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ। ये सुनकर उसके घर वाले सोच में पड़ जाते हैं। वे इसी तरह कई दिन और गुजर जाते हैं। वे बार बार उससे उसका US का नंबर मांगते रहते हैं, लेकिन हर बार वो कुछ बहाना बनाकर टाल देती थी। फिर एक दिन वो मैसेज के ज़रिए अपने घर वालों को बताती है कि उदयन इंडिया जा रहा है, वो आप लोगों से भी मिलने आएगा। और फिर कुछ दिन बाद उदयन उनके घर आता है। वो उनसे वहाँ की रूटीन के बारे में, आकांक्षा की जॉब के बारे में, घूमने फिरने के बारे में ढेर सारी बातें करता है। जब वो लोग उससे कहते हैं कि वो हमसे बात क्यों नहीं करती, तो वो कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं आप लोगों को तुरंत उससे बात करवाता हूँ। और वो आकांक्षा को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। वो 4 दिन उनके घर में रहता है और जाने के टाइम वो उन लोगों से कहता है कि मैं US जाते ही आकांक्षा की बात आप लोगों से करवाऊँगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके घर वालों को कुछ उम्मीद जागती है और वे लोग उदयन के फ़ोन का इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन उदयन का भी कोई फ़ोन नहीं आता। वे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वे लोग लगातार बार बार उदयन के पास फ़ोन लगाते हैं, उसे मैसेज करते हैं,
लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन उदयन फ़ोन उठाता है। जब आकांक्षा का भाई उससे फ़ोन ना उठाने के बारे में और अपनी बहन के बारे में पूछता है तो उदयन उससे बदतमीज़ी से बात करता है। वो उसे गालियाँ देने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी नशे में था। आकांक्षा के घर वालों को अब एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गंभीर मामला है। आखिर उदयन आकांक्षा से बात क्यों नहीं करवा रहा है और इस तरह क्यों बात कर रहा है। वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब देरी ना करते हुए वे लोग पुलिस के पास जाते हैं। वे पुलिस को बताते हैं कि उदयन ने जब हमसे बात की थी तो वो कह रहा था कि वो भोपाल में है, जबकि उसे अमेरिका में होना चाहिए था। वो लोग पुलिस से सारी बात डिटेल में बताते हैं। वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि उदयन जब हमारे घर आया था तब उसने बताया था कि उनके पिता भेल में अफसर थे जो अब रिटायर्ड हैं और उसकी माँ डीएसपी थी जो अब वो भी अब रिटायर्ड हैं। इसी कुल्लू को लेकर पुलिस उसके माता पिता की डिटेल निकलवाती है और उसके भोपाल वाले घर का पता पुलिस को मिल जाता है। पुलिस की एक टीम उदयन के भोपाल वाले घर में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसके घर में ताला लगा हुआ होता है। पुलिस उनसे कहती है कि जब आप लोगों को पहले से ही शक हो गया था तो आप लोग इतना लेट क्यों आए। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाती है। उदयन के इंडिया वाला नंबर और यूएस वाले नंबर का पता लगाती है, जिससे पता चलता है कि उदयन हमेशा आकांक्षा के घर वालों से अपने इंडिया वाले नंबर से ही बात करता था और आकांक्षा के नंबर के लोकेशन के हिसाब से वो कभी इंडिया से बाहर गई ही नहीं थी, बल्कि वो इंडिया में ही थी। और उसने जो तस्वीरें अमेरिका की भेजी थीं वो भी फेक थीं। उन तस्वीरों को अमेरिका की तस्वीरों के साथ सेट किया गया था। पुलिस को इस केस में बड़ा झोल लग रहा था। आकांक्षा के घर वालों को ये सब जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा। वे समझ गए थे कि उनकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और पुलिस भी घनचक्कर हो गई थी क्योंकि कोई बहुत बड़ा जुर्म हुआ था। पुलिस तुरंत उदयन के नंबर पर कॉल करती है और कई बार फ़ोन बजने के बाद भी वो फ़ोन उठाता है। पुलिस उससे पूछती है कि आकांक्षा कहाँ है, लेकिन वो पुलिस को बातों में गोल गोल घुमाता है। वो बताता है कि आकांक्षा मेरे साथ है, फिर कहता है मुझे नहीं पता कि आकांक्षा कहाँ है, पता कर सकते हैं तो कर लो। वो पुलिस को सामने से ट्रांसफ़र करवाने की धमकी देता है और फ़ोन काट देता है। इतने देर में पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है और उसके घर पहुँचती है भोपाल। एक टीम वीज़ा ऑफिस में भी पता करती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि आकांक्षा कभी भी यूएस गई नहीं थी। उदयन के घर पहुंचकर पुलिस बाहर से दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। वो अंदर ही बैठा रहता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसका दरवाज़ा तोड़ा जाता है और उदयन को पुलिस पकड़ लेती है। उसके घर में वो एक अंधेरे कमरे में बैठा होता है। उसके हाथ में एक ब्लैक कॉफ़ी का कप होता है। उसके कमरे में ढेर सारी कैसेट्स, लैपटॉप, पेन ड्राइव मिलते हैं। पुलिस को ये सब देखकर काफ़ी अचंभा होता है, लेकिन उदयन एकदम आराम से बैठा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो पुलिस के कब्ज़े में है। उसके चेहरे पर कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं थी। उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उदयन वहाँ भी पुलिस को धमकाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आकांक्षा कहाँ है। वो फिर बातों बातों में पुलिस को घुमाता है। फिर वो बताता है कि जब आकांक्षा को उसने भोपाल बुलाया तो वो तुरंत आ गई थी। उसे मैंने बताया था कि तुम्हारी फ़्लाइट 27 जून की है। उसने यकीन भी कर लिया, लेकिन फिर वो मुझसे सवाल पे सवाल करने लगी। मैं उसके साथ भोपाल वाले घर में रहने लगा तो उसने मुझसे कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम यूएस में हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन्हीं सब बातों की वजह से वो मुझसे लड़ने लगी थी। वो हमेशा मुझसे एक एक सवाल करती थी। मैं उसके सवालों से परेशान हो गया था। पुलिस को ये सब बताते हुए वो बीच बीच में बार बार ब्लैक कॉफ़ी भी मांगता था और पुलिस अफसरों से पूछता था कि आप कौन सी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं। पुलिस को वो थोड़ी बात बताता, फिर उन्हें अपनी बातों में घुमाने लगता था। पुलिस ये समझ चुकी थी कि वो पूरा हिला हुआ आदमी है। वो अपने बयान में बताता है कि उसके काले रंग के कारण कोई लड़की उससे जल्दी इम्प्रेस नहीं होती थी, इसीलिए उसने अपने प्रोफाइल में अपने यूएस में सेटल होने की बात लिखी थी। वो अपने आप को बहुत अमीर बताता था। उसकी लाइफ स्टाइल देखकर लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाया करती थीं। आकांक्षा को भी उसने इसी तरह अपने जाल में फंसाया था। पुलिस बार बार उससे पूछती थी कि अब आकांक्षा कहाँ है, लेकिन वो इसी तरह इधर उधर की बातें करता और थक कर सो जाता। कई दिन पुलिस उसके साथ मशक्क़त करती रहती है। पुलिस की एक टीम उसके बैकग्राउंड का पता लगाने में जुट जाती है, जिसमें ये खुलासा हुआ कि उसके माता पिता अब रिटायर्ड हो चुके थे और उनकी पेंशन हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाया करती थी। उसने पुलिस को और आकांक्षा को बताया था कि उसके माता पिता अब यूएस में शिफ्ट हो गए थे रिटायर्ड के बाद। पुलिस किसी तरह उदयन की मौसी का पता लगाती है। वो बताती हैं कि 2012 से ही मैंने उदयन से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ी से मुझसे बात करता था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि उदयन ने मुझसे कहा था कि मेरी दीदी और जीजा यूएस में सेटल हो गए हैं, लेकिन 2010 के बाद मेरी कभी भी अपनी बहन यानी कि उदयन की माँ से कोई बात नहीं हुई।
पुलिस ये सब सुनकर और अचंभित होती है। अब पुलिस उदयन से उसके माँ बाप के बारे में पूछताछ करती है। वो कहता है कि पहले आप लोग तय कर लीजिए कि आपको किसके बारे में जानना है, आकांक्षा के बारे में या मेरे माँ बाप के बारे में। पुलिस उससे उसके माँ बाप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है, लेकिन वो फिर से पुलिस को अपनी बातों में उलझा देता है। पुलिस एकदम से झल्ला जाती है और पता लगाने के बाद पुलिस को पता चलता है उसने माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाए थे, जिसे बैंक में जमा करके ही वो उनके पेंशन के पैसों को खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता था। जब पुलिस ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए कि पुलिस ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। उसने बताया कि बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं था। काले रंग के कारण उसके माँ बाप उसे हमेशा ही गिरी नज़र से देखते थे। बचपन से ही जल्दी मेरा कोई दोस्त नहीं बनता था, और अगर बनता भी था तो बहुत जल्द उससे दोस्ती ख़त्म हो जाती थी। उसके लिए उसके माँ बाप के पास टाइम नहीं होता था, हाँ, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं होती थी उसे, इसीलिए वो देश देश घूमता था। उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रहता था। कॉलेज के बहाने, घूमने के बहाने, किसी न किसी बहाने वो अपने माँ बाप से पैसे मांगता था। इसी बीच 2010 में एक दिन उसके पापा ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उदयन पैसों से सिर्फ अय्याशी करता है। फिर वो अपनी माँ से पैसे मांगता है। माँ ने भी उससे कहा कि जब कमाना तब खर्च भी करना, मैं तुम्हें उड़ाने के लिए पैसे नहीं दूंगी। वो गुस्से में था। उसने अपने हाथों से चाय बनाई और चाय में नशे की कई गोलियां मिलाई और अपने मम्मी पापा को वो चाय दे दी पीने के लिए। वो चाय पीकर जब वो लोग बेहोश हो गए तो उसने उनका गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और अपने माँ बाप की लाश को अपने रायपुर वाले घर के गार्डन में गाड़ दिया। गाड़ने के बाद वो एक पत्थर की बेंच खरीद कर लाया और वहीं उनकी कब्र के ऊपर उस बेंच को बिछा दिया। ये सब सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने ये भी बताया कि मैंने फर्जी कागजात बनवा कर वो घर किसी और को बेच दिया। वो घर काफ़ी सुनसान जगह पर था। उस घर के आसपास दूर तक कोई घर नहीं था, इसीलिए जब उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया तब किसी ने उसे देखा ही नहीं, ना ही किसी ने कुछ सुना। माँ बाप को मारने के बाद उस घर में जितने भी कैश थे और जेवर थे वो सब लेकर वो भोपाल आता है और बेच देता है, और उन पैसों से भी वो शहर शहर घूमता है, महंगे महंगे होटलों में दिन गुजारता है। घर बिकने के बाद उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो देश देश घूमता है, अय्याशी करता है। वो आगे अपने बयान में बताता है कि जब आकांक्षा बार बार उससे यूएस जाने के बारे में पूछती है तब वो उसे नशीली दवा पिला पिला कर बेहोश रखता था, क्योंकि वो हमेशा पेपर वर्क करता रहता था। तो जब एक दिन वो बाहर गया था तो आकांक्षा उसके पेपर फाइल में उसके माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट देख लेती है। जब वो वापस आता है तो उससे वो खूब झगड़ा करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, मैं सबको बताऊंगी तुम्हारी सच्चाई। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा यूएस में हैं जबकि वो मर चुके हैं। क्या क्या झूठ बोला है तुमने मुझसे, वो चिल्लाती है। उदयन फिर से उसे नशीली दवा देकर बेहोश कर देता है और वो भी सो जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में डोज कम होने के कारण आकांक्षा को जल्दी ही होश आ जाता है। वो तुरंत अपने घर मैसेज करती है कि वो घर आएगी, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, मैं 18 को घर आऊँगी। यही मैसेज था जो उसने अपने खुद से अपने भाई और अपने घर वालों को किया था। बाकी जितने भी मैसेज और फ़ोन थे वो सिर्फ उदयन ही इधर से करता था। उसने एक भी मैसेज अपने घर वालों को नहीं किया था, ना ही एक भी बार फ़ोन किया था। तो जब वो मैसेज कर रही थी कि मैं घर आ रही हूँ, अब मैं तंग आ गई हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, इतने में उदयन भी उठ जाता है और उसे फ़ोन पर मैसेज करते हुए देख वो गुस्से में भर जाता है। वो तुरंत उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। मारने के बाद कितनी ही देर तक वो उसे बैठकर देखता रहता है। फिर वो बाजार जाता है और सीमेंट खरीद कर लाता है। उसके घर में एक लोहे का बहुत बड़ा बॉक्स था जो कि पुश्तैनी बॉक्स था। वो आकांक्षा की लाश को उस बॉक्स में रखता है, उसके ऊपर सीमेंट का मसाला बनाकर डालता है और फिर बाज़ार जाकर एक संगमरमर का टाइल्स बहुत बड़ा लेकर आता है। उसकी लाश को उसी संगमरमर से बंद कर देता है। फिर पुलिस के साथ वो अपने घर बाकायदा जाकर आकांक्षा की लाश उस बॉक्स में से निकलवाता है। 7 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उसका कंकाल वो संगमरमर काट कर बाहर निकाला जाता है। वो पूरी तरह से सीमेंट के मसाले से ढका हुआ होता है जो अब तक सूख कर एकदम पत्थर हो चुका था। उस कंकाल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है और इसके बाद पुलिस उदयन के रायपुर वाले घर जाती है जो अब किसी और का हो चुका था। वहां जाकर उसकी बताई हुई जगह गार्डन में खुदाई करवाई जाती है जहां से 2 कंकाल बरामद होते हैं। वे दोनों कंकाल उदयन के माता पिता के थे। ये सब देखकर पुलिस को बड़ी हैरानी होती है। आकांक्षा के घर वालों की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ देती है। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ने कैसी कैसी यातनाएं झेली थीं। पुलिस ने और पता लगाया तो पता चला कि उदयन एक सनकी किस्म का आदमी था। वो बचपन से ही अपने कमरे में बंद रहता था और लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करते करते वो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त हैकर बन चुका था।
नकली दस्तावेज बनाना, फेक आईडी बनाना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल हो गया था। इसी वजह से उसने इतने भयानक दो कांड को अंजाम दिया और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। वो बातें बनाने में भी माहिर था। जिस घर में उसने अपने माता पिता को मार कर गाड़ा था, उस घर को खरीदने वाले काफ़ी शॉक्ड हैं कि जहां हम इतने सालों से रहें, जिस बेंच पर बैठकर शाम को चाय पीते थे, उसके नीचे 2 लाश दफन थी। उदयन की मौसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके भांजे ने उसकी बहन और जीजा को 2010 में ही मार दिया था। तो कुल मिलाकर एक साइको किलर ने एक नहीं बल्कि 3 कत्ल किए थे, जिसने पुलिस को ही नहीं बल्कि सभी को चौंका दिया था। तो इस साइको किलर के उदयन दास के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।